जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC CGL 2025 के लिए जी की जीएस क्लास, जिसमें हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम जो है तो 19 क्लासेस पढ़ चुके हैं और आज की जो है ये हमारी 20वीं क्लास है। तो इसमें जो है हम जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि CGL ने पिछले सालों में पूछे हैं। तो आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं, ये क्वेश्चन 17 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है आपको, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, कथक से जुड़ी भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को पहचाने। तो ये कथक से जुड़ी हुई हैं, तो ये कौन है? वेदांतम, सत्यनारायण शर्मा, केलुचरण महापात्र, रोहिणी भाटे या सरोदी सैकैया। तो जो कथक से ये जुड़ी हुई हैं तो ये है रोहिणी भाटे। कौन? रोहिणी भाटे। और जो रोहिणी भाटे हैं ये शंभू महाराज और बिरजू महाराज की जो है ये शिष्या हैं। किसकी? शंभू महाराज और बिरजू महाराज की शिष्या हैं रोहिणी भाटे। ये कथक से संबंधित है। और कथक जो है ये कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे देश में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो एक तो हो गया कथक। अब हम बाकी 7 को जान लेते हैं। फिर एक होता है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। फिर हम बात करें ओडिसी। ओडिसी जो है ये ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का। कथकली मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम जो है कहाँ के? ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश। और फिर आता है सत्रिया। तो सत्रिया जो है कहाँ का? तो सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हो गए 7 शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर हो गए। और कथक उत्तर प्रदेश का। तो ये हमारे टोटल भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। और जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो आप इनको नोट जरूर करेंगे और जो है तो रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि कोई भी जीके का एग्ज़ाम होता है, यानी जीके तो आती है, ठीक है, हर एग्ज़ाम में जीके आती है। और ये जीके में क्या होता है, लोग भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है। अगर जितना मैं यहाँ पर पढ़ा दिया मैंने, उसके बाद आपने रिवाइज नहीं किया तो आप बिल्कुल याद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल याद नहीं होगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो जैसे ही मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद आप वीडियो खत्म होती है, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट का एक रिकेप लें, ताकि आप जो है तो ये रिवाइज कर सकें। कम से कम 3 बार तो आपको रिवाइज करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। आपको उतनी चीज़ें जल्द से जल्द याद होंगी और भूलेंगे भी नहीं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? तो देखिए, ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम लाया था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। और ये कब आया था? ये आया था 1861 में। यहीं पर पूछा गया। तो ये ऑप्शन तो देखिए बी इसका राइट आंसर हो गया सही। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 आया था। ठीक है। इसके तहत जो है ये कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में, यानी बम्बई, ठीक है, बॉम्बे में जो है ये उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट खोले जाने थे। तो इन तीनों के जो एक्ट तो 1861 में आए थे, लेकिन इनकी नींव कब रखी गई? तो इन हाई कोर्ट्स की जो नींव रखी गई थी ये 1862 में। कब? 1862 में जो है इसकी नींव रखी गई थी। अब ये भी पूछा जाता है कि जब भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम है तब भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस समय था, कौन था? ये था कैनिंग। कौन? कैनिंग। वायसराय कैनिंग था। ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? तो निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या टाटा आयरन या एंड स्टील कंपनी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो देखिए, निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण तो यह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम कहते हैं टिस्को। क्या? TISCO। ठीक है। और आज के टाइम पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाटा स्टील।
और टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1907 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जमशेदजी टाटा ने। किसने? जमशेद जी टाटा ने जो है 1907 में जो है इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो भारत का जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो चुनाव आयोग है तो चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324, कौन सा? अनुच्छेद 324 जो है, जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में? तो ये की जाती है 6,000 रुपये। कितने? 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 24 फरवरी 2019 में जो है ये इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो बाबर का उत्तराधिकारी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की। तो बाबर जो है ये कहाँ से आया था? ये आया था फरगना से। ठीक है, फरगना जो कि आज के टाइम पर कहाँ पर पड़ता है? जो फरगना है तो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक है, मुगल वंश का संस्थापक। इसने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? तो इसने स्थापना की थी मुगल वंश की 1526 में, जब इसने पहला पानीपत का युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जिसमें इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का शासक था उसको हरा दिया। और उसके बाद जो है तो मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर की जो 4 युद्ध हैं, चारों के 4 युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चारों के चारों युद्ध की बात करते हैं। तो देखिए इसकी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा एंड घर गया। ये है इसके युद्धों की ट्रिक। तो देखिए पानी से पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध है। ये कब हुआ? ये युद्ध हुआ था 1526 में। किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध? तो ये हुआ था बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें बाबर जीत गया था। और उसके बाद जो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। फिर खाना खाया, तो ये खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध है। ठीक है, खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 में। ठीक है, 1527 में हुआ था बाबर एंड राणा सांगा के बीच में। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और इसमें बाबर जीत गया था। फिर चांदेगा से चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1528 में। किस किस के बीच में? ये हुआ था बाबर एंड मेदिनी राय के बीच में। और इसमें भी बाबर जीत गया था। फिर घर गया से घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। किस किस के बीच में? बाबर एंड महमूद लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें भी जो है ये बाबर जीत गया था। तो बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े और चारों के 4 युद्धों में इसने जो है तो विजय प्राप्त की थी। और 1530 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? और बाबर, जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, बाबरी मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था। चलिए, तो इसका जो है तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं। कौन? हुमायूं जो है ये बाबर का उत्तराधिकारी था। हुमायूं बाबर का बेटा था। हुमायूं जिसने जो है तो हुमायूं ने जो है तो ये दूसरा, ठीक है, दूसरा मुगल बादशाह था। और जो हुमायूं है, हुमायूं ने 3 युद्ध लड़े। कौन कौन से युद्ध लड़े? तो हुमायूं ने लड़ा चौसा का युद्ध है। चौसा का युद्ध है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है ये 1539 में हुआ था। किस किस के बीच में ये हुआ था? हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में। और इस युद्ध को जो है तो हुमायूं हार गया था और शेरशाह सूरी जीत गया था। फिर इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ कन्नौज बिलग्राम का युद्ध है। कन्नौज बिलग्राम, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में। किसके बीच में हुआ? ये हुआ हुमायूं
एंड शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध भी हुआ, और इसमें भी जो है तो हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया था। और इसके बाद शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी। इसके बाद जो हुमायूं है ये 15 साल के लिए वापस अफगानिस्तान चला गया था। फिर ये वापस आया शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद। इसने लड़ा सरहिंद का पहला युद्ध लड़ा। पहला युद्ध सरहिंद का पहला युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1555 में हुआ था, हुमायूं एंड सिकंदर शाह सूरी के बीच में। किसके? एक है शेरशाह सूरी और फिर उसके बाद था सिकंदर शाह सूरी। तो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था कौन सा? सरहिंद का पहला युद्ध। इस युद्ध में जो है तो हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया और वापस से मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो हुमायूं है तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। और इसका जो मकबरा बनवाया था तो किसने बनवाया था? तो इसका जो मकबरा है, इसकी जो बीवी थी, जिनको हम कहते हैं हाजी बेगम या बीगा बेगम, इन्होंने जो है तो इसका मकबरा बनवाया था। और इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है। इस किताब का नाम है हुमायूं नामा। क्या? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा ये किताब जो लिखी है तो इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने? गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने जो है ये किताब लिखी थी हुमायूंनामा अपने भाई के ऊपर। फिर हम बात करते हैं शाहजहां। तो शाहजहां जो है तो ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, शाहजहां जिसने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद आगरा के किले में, ठीक है, आगरा के किले में ये इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा शाहजहां ने जो है तो ये जामा मस्जिद बनवाई दिल्ली में, जामा मस्जिद। इसके अलावा मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया था। किसका? मयूर सिंहासन। ठीक है, मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया था, जो कि बाद में 1739 में जो नादिर शाह आया था वो लूट कर ले गया था। फिर हम बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था और तीसरा चौथा मुगल बादशाह था। और जहांगीर जिसने बेगम शाही मस्जिद का निर्माण करवाया, बेगम शाही मस्जिद। ठीक है, बेगम शाही मस्जिद का निर्माण करवाया, शालीमार बाग बनवाया। शालीमार बेगम शाही मस्जिद जो कि कहाँ पर? ये लाहौर में है। कहाँ पर? लाहौर में। फिर शालीमार बाग बनवाया, शालीमार बाग। शालीमार बाग कहाँ पर? ये श्रीनगर में है। ठीक है, शालीमार बाग बनवाया। इसके अलावा जो जहांगीर है इसने मोती मस्जिद बनवाई, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का इसने निर्माण कहाँ पर करवाया? तो ये करवाया था इसने लाहौर के किले में। कहाँ पर? लाहौर के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिर हम बात करते हैं जहांगीर जो है तो जहांगीर ने एक एक जंजीर लगवाई थी, जिसको हम कहते हैं जंजीर अदल, यानी न्याय की जंजीर, आगरा के किले में, जिसको बजाकर जो है यानी उस जंजीर को खींचते थे। और जो जिस किसी को न्याय नहीं मिलता था उसको उस जंजीर को खींचने पर जो है तो न्याय दिया जाता था। ठीक है, इसीलिए इसको जंजीर अदल कहा जाता था। फिर हम बात करते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है ये शाहजहां का बेटा और छठवां मुगल बादशाह था। औरंगजेब जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की। आलमगीर किसकी? आलमगीर की उपाधि धारण की। इसके अलावा इसको जिंदा पीर भी कहते थे, जिंदा पीर। ठीक है, जिंदा पीर। इसने 2 युद्ध लड़े, धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध एंड सामूगढ़ का युद्ध। ये दोनों युद्ध 1658 में लड़े। और ये दोनों युद्ध औरंगजेब एंड इसके बड़े भाई दारा शिकोह के बीच में हुए थे। और इन दोनों युद्ध में जो है तो औरंगजेब ने जीत प्राप्त की थी। इसके अलावा औरंगजेब जो है इसने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया, बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद ये कहाँ पर है? ये लाहौर में स्थित है। इसने अपनी बीबी के नाम पर बीबी का मकबरा बनवाया। ठीक है, बीबी का मकबरा। क्या? बीबी का मकबरा बनाया, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। और इसके अलावा इसने मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया। किसका? मोती मस्जिद। इसने जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था ये दिल्ली के लाल किले में। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में। और मोती मस्जिद में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो मोती मस्जिद है हमारे भारत में 3 मोती मस्जिद बनवाई गई। ठीक है और मुगलों बादशाहों के द्वारा जो पहली मोती मस्जिद बनी थी ये बनवाई थी जहांगीर ने, जो कि कहाँ पर बनी है? ये लाहौर के किले में बनी थी। फिर शाहजहां आए तो शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। और फिर उसके बाद आए औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जो है तो ये कहाँ पर? इसने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इन सारी चीज़ों को नोट जरूर कर लेंगे और रिवाइज करेंगे, ताकि आप कुछ भी भूले ना।
नेक्स्ट है, भारत में पहली बार प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन कब किया गया था? तो प्रो कबड्डी लीग जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होती है क्रिकेट की, इसी तरह प्रो कबड्डी लीग भी होती है और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। कब? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुटका डिस्पैच 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित था? तो जो बुटका डिस्पैच है ये किस पर आधारित था? 1854 में आया था। तो ये जो आधारित था ये शिक्षा पर आधारित था। किस पर? शिक्षा पर आधारित था। और जो बुटका डिस्पैच है इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है बुट का डिस्पैच 1854 को, और इसको चार्ल्स वुड ने तैयार किया था। किसने? चार्ल्स वुड ने इसको तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला मुक्केबाज को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ का अध्यक्ष और मतदाता सदस्य चुना गया था? पूजा रानी, मैरी कॉम, नेहा जरीन या लवलीना बोर गोहेन? तो ये किया अध्यक्ष और मतदाता सदस्य चुना गया, तो चुना गया था लवलीना बोर गोहेन को। किसको? लवलीना बोर गोहेन को। और लवलीना बोर गोहेन जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में, कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक्स में जो है ये सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा? सिल्वर मेडल जीता था 69 की केजी में, ठीक है। 69 किलो के वर्ग कैटेगरी में जो उन्होंने ये मेडल जीता था। और पूजा रानी, मैरी कॉम और निखत जरीन ये भी सभी की सभी बॉक्सर महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPLADS योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो MPLADS यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1993 में, ठीक है, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विली विली के रूप में। किसके? विली विली के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत ढंग से सम्मिलित है? तो लैक्टोज दूध, स्टार्च अंडे की जर्दी, फ्रुक्टोज अंगूर और माल्टोज गेहूं मक्का और जौ। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी, तो स्टार्च जो है तो अंडे की जर्दी में बिल्कुल नाम मात्र के लिए, ठीक है, नाम मात्र के लिए पाया जाता है, ऐसा ज़्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन कई जगह पर कहता है कि बिल्कुल नहीं पाया जाता, नाम मात्र का पाया जाता है, इसलिए अंडे की जर्दी में स्टार्च नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन बी जो है तो ये गलत हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए। सूची और सूची दो। वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली, भारत खाड़ी सहयोग परिषद, मुक्त व्यापार समझौता, भारत कोरिया गणराज्य व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता या शादी व्यापार नीति व्यापार नीति समीक्षा। तो देखिए, वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी कब? ये हुई थी 1998 में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता, तो ये सेकंड का सी हो जाएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट का बी दो ऑप्शन में है, ठीक है, फर्स्ट का बी, तो ऑप्शन ए और सी कट गया, फिर हम यहाँ पर दो पर बचे, दो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचा। फिर हमने लगाया है सेकंड का सी, तो सेकंड का सी देखते हैं कहाँ पर है, तो सेकंड का सी, हाँ, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कट जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन आप करना सीख सकते हैं ताकि आपको जो है तो ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो फिर उत्तर कोरिया गणराज्य व्यापक आर्थिक भागीदारी, तो इसका हो जाएगा थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का डी यानी 2010, और सातवीं व्यापार नीति समीक्षा ये हो जाएगा फोर्थ 2001 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है? तो प्रभा अत्रे जो है तो ये किराना घराने से, कहाँ से? किराना घराना से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशावर के निकट मर्दान से प्राप्त तख्त ए बाही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल का संकेत देता है? बैक्ट्रियन, शाक, इंडो ग्रीक या पार्थियन? तो ये जो देता है तो ये पार्थियन वंश का देता है उदाहरण, ठीक है, संकेत देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ियों की आबादी है? तो सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ियों की आबादी कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, पुदुचेरी या दिल्ली? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। और इसके अलावा दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में, और सबसे अधिक जनसंख्या भी दिल्ली की ही है केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल नेट प्रोडक्ट पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति की दर 9% है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? कितनी वृद्धि हुई? तो 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 7%। कितना? 7%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भूपेन हजारिका किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक है? तो जो भूपेन हजारिका है ये सिनेमा से संबंधित है, एक डायरेक्टर भी है, ठीक है, संगीतज्ञ भी हैं, और ये असम से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा मापी कैलोरीमीटर एक छोटा पात्र होता है जो डैश की पतली चादर से बना होता है, जिसकी ऊष्मा चालकता अच्छी होती है, चांदी, प्लेटिनम, तांबा या सीरियम? तो जो चादर, ठीक है, तांबा की, ठीक है, तांबा की पतली चादर से बना होता है। किसके? तांबे की पतली चादर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस तब मुक्त होती है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 मैग्नीशियम Mg के साथ अभिक्रिया करता है? तो कौन सी गैस मुक्त होती है? सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? H2 यानी हाइड्रोजन। ठीक है, SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2O यानी सल्फर डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन और H2 यानी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित नहीं है? तो हमारे लिए कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त है? तो हमें जो है तो 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं, और मौलिक कर्तव्य जो है तो संविधान के भाग 4 ए में, कहाँ पर? संविधान के भाग 4 ए में दिए हैं, अनुच्छेद 51 ए में। और जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से? तो ये रूस से बोरो किए गए हैं। कहाँ से? सोवियत संघ, रूस से इसको इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो अब देखते हैं, देश की रक्षा करना, नहीं, ये तो बिल्कुल मौलिक अधिकार है। आयकर का भुगतान करना, ये मौलिक अधिकार नहीं है। चुनाव में मतदान करना, ये भी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अब लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि निर्धारित नहीं किया गया है, तो आयकर का भुगतान करना या चुनाव में मतदान करना जो है ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है, यानी ये दोनों जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ठीक है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वी घाट में स्थित है? तो पूर्वी घाट में कौन सी स्थित है? तो पूर्वी घाट में शेवरॉय, मिजो पहाड़ियां, खासी या अनाईमुड़ी? तो पूर्वी घाट में स्थित है शेवरॉय पहाड़ियां। कौन सी? शेवरॉय पहाड़ियां। और शेवरॉय पहाड़ियां जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है, जो कि पूर्वी घाट का हिस्सा है। मिजो पहाड़ियां जो कि मिजोरम में स्थित है। खासी पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। और अनाईमुड़ी पहाड़ी जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। और अनाईमुड़ी ये दक्षिण भारत एंड पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमुड़ी चोटी। ठीक है, दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कल ही शायद मैंने एक क्वेश्चन था, तो कल भी मैंने बताया था कि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है तो ये है जिंदगड़ा। कौन सी? जिंदगड़ा जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोगों का समूह जीवाणुओं के कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण इन्फ्लुएंजा, डेंगू या हैजा, टाइफाइड हैजा, तपेदिक, डेंगू, मलेरिया हैजा या फिर मलेरिया, सामान्य जुकाम और इन्फ्लुएंजा? तो जीवाणुओं के कारण होता है तो ये होता है टाइफाइड हैजा और तपेदिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शतरंज में उपयोग की जाने वाले सफेद मोहरों की संख्या को सबसे अच्छी तरह से कौन सी संख्या दर्शाती है? 18, 16, 19 या
17। तो शतरंज में कितने पासे होते हैं? शतरंज में जो है तो जो मोहरें होती हैं तो कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 16, ठीक है? जिसमें एक राजा होता है, ठीक है? जिसमें फिर एक वज़ीर होता है और 2 हाथी होते हैं, 2 ऊँट कहते हैं जिनको, ठीक है? और इसके अलावा 8 मोहरे होते हैं, ठीक है? 8 सिपाही होते हैं और क्या होता है और हाँ, और 2 घोड़े होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये 16 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्युषण पर्व निम्नलिखित में किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व जो है तो ये जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।